नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान देश के तमाम जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा भी गया है। जोन में बांटने का उद्देश्य साफ है कि प्रतिबंध के दौर में प्राथमिकता के आधार पर लोगों को सेवाएं मुहैया कराई जाएं। साथ ही जहां कोरोना का खतरा नहीं है या कम है, उन जगहों पर व्यापारिक गतिविधियों को भी शुरू किया जाए। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह कि यूपी सरकार समेत दूसरे राज्य सरकारें भी मजदूरों की घर वापसी करा रही हैं। ऐसे में यदि मजदूर औद्योगिक शहरों से पलायन कर जाते हैं तो फिर उद्योगों का संचालन कैसे होगा? इस सवाल पर जवाब कई स्तर पर मुमकिन है। हम इस पर बहस करेंगे, लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश की विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की उस मांग पर भी चर्चा करेंगे जिसमें अखिलेश यादव ने विधानसभा के आपात सत्र बुलाने की मांग की। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश को अधिकारियों के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, माननीयों को आना होगा, विशेष सत्र बुलाना होगा। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कोरोना की महामारी में जब प्रदेश की सारी इकाइयां संघर्ष कर रही हैं, ऐसे में विधानसभा सत्र की आवश्यकता अचानक से क्यों अखिलेश को महसूस होती है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मांग कितनी जायज है या इसके पीछे कोई और वजह है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ होगा। हम उनके साथ इस चर्चा को आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे कि क्या इसमें कोई राजनीतिक एंगल है? अधिकारियों के भरोसे हम छोड़ नहीं सकते, बात तो जायज है, लेकिन अधिकारियों पर भरोसा तो हमें करना होगा। इन्हीं अधिकारियों के जरिए ही व्यवस्थाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, तो आप सरकार तक वो बातें पहुंचा सकते हैं। लेकिन अखिलेश को आखिर सत्र की जरूरत अचानक से क्यों महसूस हुई? तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच लॉकडाउन में फंसे लोगों को ट्रेन के जरिए उनके गृह राज्य तक पहुंचाए जाने की इजाजत मोदी सरकार ने दे दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर, टूरिस्ट और पिलग्रिम्स। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इधर कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है। ऐसे में लाखों लोग इस वक्त घर पर हैं। इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 18 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। इसके साथ ही 30 लाख श्रमिकों के लिए आर्थिक मदद की दूसरी किश्त भी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग इस कैटेगरी में केवल निर्माण श्रमिक, डेली कमाने वाले जो कामगार हैं और अन्य लोग हैं, इनमें से लगभग 30 लाख लोगों को अब तक हम आच्छादित कर चुके हैं, जिन्हें हमने 1-1 हज़ार रुपये की भरण पोषण की सहायता के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इसके साथ ही मनरेगा के जो मजदूर थे, 88 लाख मनरेगा के मजदूरों का 611 करोड़ रुपए का बकाया भी सरकार ने पहले ही भुगतान करवाया है। इन सभी को व्यवस्थित रूप से करते हुए वर्तमान में 8 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर को हम प्रतिदिन प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी मजदूरी को बढ़ा दिया गया है और उन्हें कार्य भी उपलब्ध कराया जा रहा है। खास तौर पर अन्य राज्यों में निवास करते हैं, दिल्ली और हरियाणा से 4 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हमारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश से सुरक्षित वापसी आज हमारी संपन्न हुई है। राजस्थान, गुजरात से कल हम लोग उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी करवाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से भी हम लोग सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यानी एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखना, इनके स्वास्थ्य की परीक्षण करना और फिर इन्हें इनके घरों में होम क्वारंटाइन में रखने के पहले इन्हें खाद्यान्न आदि उपलब्ध करवाना। पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था भी प्रदेश ने लागू कर दी है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई प्रवासी श्रमिक है, अगर वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसके पास यहाँ राशन कार्ड है, तो ये राशन की सुविधा दूसरे राज्य में भी उपलब्ध हो सके जहाँ पे ई पॉस मशीन से खाद्यान्न उपलब्ध होता है।
बहरहाल, तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, मजदूर दिवस पर उन्होंने तमाम श्रमिकों से संवाद भी किया, तमाम लोगों के खातों में दूसरी किश्त का पैसा चला गया, इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया। यानी सरकार उनका ख्याल रख रही है। लेकिन अब दो पहलू हैं। एक तरफ सरकार पर दबाव भी था कि तमाम मजदूरों को, कामगारों को वापस लेकर आए। केंद्र से छूट मिलने के बाद राज्य सरकारें इस दिशा में आगे बढ़ गई हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार। लेकिन वहां दूसरा सवाल यह भी है कि फिर अगर मजदूर वाकई पलायन कर गए, बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी फंसे हुए हैं जो पलायन करना चाहते हैं, घर वापस आना चाहते हैं, तो इकाइयां अगर खोली जाएंगी, उद्योगों को अगर खोला जाएगा, तो फिर वहां काम कौन करेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि काम नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर अभी भी राजनीति भी है और तमाम तरह के आरोप भी हैं। अखिलेश ने कहा कि विशेष सत्र बुलाइए, सरकार कह रही, लेकिन हम विश्वास कर नहीं पा रहे, हम अधिकारियों के भरोसे प्रदेश की जनता को छोड़ नहीं सकते। हमारे साथ रविंद्र शुक्ला साहब हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी के, बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। हेमराज वर्मा साहब हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है वर्मा साहब आपका। और श्री प्रकाश जी हमारे साथ, रिटायर्ड IAS अधिकारी भी हैं, बहुत स्वागत है श्री प्रकाश जी आपका। सबसे पहले हेमराज वर्मा साहब, विशेष सत्र की मांग अचानक से क्यों अखिलेश ने कर दी? सबको लॉकडाउन करने के लिए बोला गया है, वो कह रहे हैं कि सबको इकट्ठा करके सत्र बुलाइए, इसका क्या मतलब है? क्या प्रदेश के अधिकारियों पर अखिलेश को भरोसा नहीं है? क्या अभी तक सरकार ने जो काम कराया या जिम्मेदारी दी जा रही है, अधिकारी वो नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है? हेमराज जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। सर, पूरे देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाइए, सबको इकट्ठा करिए। जी जी अतुल जी, सर पूछ लिया मैंने सवाल, क्यों ये मांग की गई है विशेष सत्र की? जी अतुल जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा जब से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व और हमारा देश और हमारा प्रदेश ग्रसित है जी, और निरंतर बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, तो बीच बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लगातार सुझाव देते चले आए सरकार को, तमाम सारी बातों करते चले आए। लेकिन आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात, विशेष सत्र बुलाने की बात क्यों कही? उनका कहने का कारण ये है कि जिस तरह से सरकार जो दावे कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो दावे कर रहे हैं और जो योजनाएं वो बना रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, तो और उनकी जो जमीनी हकीकत है, वो जमीनी हकीकत ठीक नहीं है। जमीन पर वो चीजें नहीं उतर पा रही हैं और इस बात को विपक्ष तो उठा ही रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के बहुत सारे माननीय विधायकगण भी उन चीजों पर उठा रहे हैं और लगातार ये बातें आ रही हैं कि कोरोना से जो लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर, उनको पीपीई किट नहीं है, जो हमारा स्टाफ है उनके पास तमाम संसाधन नहीं है, तो और खाद्यान्न ठीक से वितरित नहीं हो पा रहा है, तमाम सारे घोटाले इसमें हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो इन बातों की का समाधान और बहुत सारे सुझाव जो हमारे सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष के तरफ से भी, तमाम हमारे योग्य नेताओं की तरफ से भी, वो विधानसभा के सत्र में आ सकते हैं। जैसे कि जब कोरोना के सत्र काल में हम जो है मध्य प्रदेश में सरकार को पलट सकते हैं, वहां पर हम सरकार बना सकते हैं, हम तमाम सारी पार्टियां अटेंड कर सकते हैं। तो कोरोना से लड़ने के लिए जो लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, उस लड़ाई के लिए जो सुझाव, जनप्रतिनिधियों के सुझाव आने चाहिए, क्योंकि अधिकारियों द्वारा जो फीडबैक दिया जा रहा है वो जमीनी हकीकत का नहीं दिया जा रहा है और जमीनी हकीकत पे स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं हेमराज जी। रविंद्र शुक्ला साहब, हेमराज जी की बात में दम तो है। जब आप मध्य प्रदेश में कोरोना के युग में ही सरकार बना सकते हैं, एक सरकार जा सकती है, तो विशेष सत्र भी उत्तर प्रदेश में बुलाया जा सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी को और उनके पार्टी के मुखिया को भरोसा नहीं है सरकार पर भी, सरकार की कई बातों पर भी और सरकार के जरिए काम कराने वाले अधिकारियों पर भी। शुक्ला साहब, देखिए ऐसा है अतुल जी कि केवल एक काम हेमराज जी से निवेदन करता हूं
कि जो कोरोना योद्धा अपनी जान हथेली पर रख करके फील्ड में घूम रहे हैं, उनके ऊपर पत्थर जो लोग बरसा रहे हैं उन्हीं को समझा लें, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की समस्या हल हो जाएगी। इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। क्या विधायिका वहां पर बहस करके या वहां पर हल्ला मचा करके कौन सा मकसद पूरा हो जाएगा? बल्कि कार्यपालिका जिस क्षेत्र में लगी हुई है, जिस युद्ध में लगी हुई है, उस युद्ध को हल्का करने का यह प्रयास है। और ये मुझे याद आता है वो समय विपक्ष का, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे और पाकिस्तान ने यहां पर आक्रमण किया था, तब वो विपक्ष का नेता खड़ा होता है और चिल्ला करके कहता है कि इंदिरा जी इस समय दुर्गा बन जाएं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। यह है आदर्श। और आज केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए कोरोना योद्धाओं के ऊपर जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वो कौन हैं, इसकी पहचान हो। अगर अखिलेश जी को वास्तव में चिंता है तो वो निकल कर आए और सबको समझाएं, उत्तर प्रदेश ठीक हो जाएगा, पूरा देश ठीक होगा। इतनी तो हिम्मत है नहीं, वहां तो वोट की राजनीति दिखाई देती है। और इस समय भी ये मांग, ये शायद इससे ज्यादा घृणित काम कोई नहीं होगा जब सारा विश्व, ये कोई महामारी छोटी मोटी नहीं है, शायद सैकड़ों वर्षों में इतनी बड़ी महामारी आई होगी, जाने कितने वर्ष हो गए होंगे। और ऐसे समय में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने की जब आवश्यकता है, कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, तब इस समय विधायिका की बैठक बुलाने की मांग करना ये कौन सी बुद्धिमानी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नंबर एक। नंबर दो, मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि सरकार पर विश्वास आप नहीं करेंगे। सरकार तो जनता ने चुनी है, सरकार तो वही रहने वाली है, सरकार तो नहीं बदली जा रही है। आप तो मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं, आप कैसे ये कह रहे हैं कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं और ये कार्यपालिका पर विश्वास नहीं। आज जिस तरह से कार्यपालिका के लोग, जिस तरह से कोरोना योद्धा अपनी जान हथेली पर रख के बैठे और आपको घर में बैठने के लिए कहा गया तो आप घर में बैठने को तैयार नहीं है, आप हल्ला मचा रहे हैं, आप कोरोना फैला रहे हैं पूरी तरह से। और जो लोग कोरोना फैला रहे हैं उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, और जरा सी बात हो जाए तो हल्ला मचाने लगे। ठीक है शुक्ला साहब, जरा मैं इसका एक छोटा सा जवाब ले लेता हूं वर्मा जी से, हेमराज वर्मा जी से एक छोटा सा सर जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगा। और श्री प्रकाश जी भी हमारे साथ है। वर्मा साहब सुन लिया आपने, रविंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं एक दौर था विपक्ष हुआ करता था, आज विपक्ष क्या है? उनका ये कहना है विशेष सत्र है बहाना, मकसद है राजनीति चमकाना, हंगामा करना। देखिए अतुल जी, मैं माननीय पूर्व मंत्री जी की, शुक्ला जी की मैं बात को समझ नहीं पाया कि वो बड़े विद्वान हैं, हमसे सीनियर भी हैं, लेकिन उन्होंने जो बात जो कही है कि कोरोना से जो लड़ रहे हैं और उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि आपने पत्थर की बात तो कही, लेकिन आपने उनकी बात नहीं कही जो करोड़ों लोग, करोड़ों देशवासी उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके लिए पूरा दुआएं कर रहे हैं, उनकी बात आपने नहीं कही। और जिस नहीं हेमराज वर्मा साहब कंफ्यूजन देखिए, आपकी तरफ भी है उनकी तरफ भी है। फिर तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रही है, अब आप देशवासियों पर आ गए। देशवासी तो स्वागत कर रहे हैं सर ना, उनका ये आरोप है, उस सवाल को सुन लीजिए फिर उसका जवाब दीजिए ना वर्मा साहब। उनका ये आरोप है कि आपकी पार्टी ने पत्थरबाजों पर कुछ नहीं कहा, कोरोना वॉरियर्स को आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे। अतुल जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस डिबेट को विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है उसके बीच में होने दें, और आप उस चीज को देखें कि हम लोग कहीं पर टाइम की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं या कहीं मर्यादा को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं क्रॉस होने भी नहीं दूंगा, ना आपको करने दूंगा ना खुद करूंगा सर। मर्यादा तो मैं क्रॉस करता ही नहीं, आप उसकी चिंता तनिक भी ना करें। सुझाव आपने दिया मैं स्वीकार कर लेता हूं, चिंता कतई ना करें, लेकिन भ्रम फैलाने वाला सवाल ना मैं करता हूं और ना ही भ्रम फैलाने वाला जवाब आपको देने दूंगा, और ना ही मैं शुक्ला जी को देने दूंगा। आप सुन लीजिए, एक मिनट अब आराम से आप सुन लीजिए, उसके बाद आराम से आप बोलिएगा, हम सब सुनेंगे। ना तो मैं भ्रम फैलाने वाला सवाल पूछता हूं और ना ही भ्रम वाला जवाब मैं आपको देने दूंगा और ना ही शुक्ला जी को देने दूंगा।
उनका यह कहना है, यानी शुक्ला जी का, कि आपकी पार्टी पत्थरबाजों पर कुछ नहीं बोलती है और आपकी पार्टी कोरोना वॉरियर्स को कह रही है कि वो काम नहीं कर रहे, यानी अफसर काम नहीं कर रहे। इस वजह से आप जानबूझकर इस पर खामोशी साधे हैं। उस पर आप बोलिए ना, सीधा जवाब दीजिए उनको। अतुल जी, मैं पूरी बात अपनी करना चाह रहा हूं। बोलिए सर, बोलिए जल्दी। जिस तरह से माननीय मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, तो व्यवस्था आपके हाथ में है, आप सरकार में हो। पत्थर फेंकने वालों को कौन बचा रहा है? आप भेजो, डालो जेल में, लगाओ रास्ता। कौन समाजवादी पार्टी के नेता ने उनकी पैरवी की है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या उनकी पैरवी की है? आप करो कार्रवाई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से इस वैश्विक महामारी को दूसरा एंगल देके आप अपनी नाकामियों को छुपा नहीं पाएंगे। ठीक है, इससे बच नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था आप कर नहीं पा रहे। ठीक है, ठीक है, इससे बच नहीं सकते। ठीक है, ये आपकी वाजिब बात है वर्मा साहब, ये आपकी वाजिब बात है कि जवाब तो चाहिए ना सरकार से। वैसे एक चीज मैं आपको याद दिला देता हूं, इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोरोना से ज्यादा खतरनाक सीएए, एनआरसी और एनपीआर है। ये अखिलेश यादव का ही बयान था, आपको भी पता होगा, सुना होगा आपने। लेकिन अब चलिए, आपको लगता है कोरोना ज्यादा खतरनाक है, तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल, बहुत जल्दी से शुक्ला साहब जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा श्री प्रकाश जी के पास। एक अधिकारी से ही मैं अधिकारियों के उस पहलू को समझना चाहूंगा, लेकिन जल्दी से जवाब दीजिए शुक्ला जी, वर्मा जी। हेमराज जी से मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कोरोना वॉरियर्स के ऊपर जो पत्थर फेंके गए, जो लोग उनके चाकू घोंप रहे हैं, ऐसे एक घटना के खिलाफ अगर आज तक अखिलेश जी ने कोई भी बयान दिया हो तो वो बता दें। एक शब्द नहीं बोले हैं, इनकी पार्टी का कोई आदमी नहीं बोला है, बल्कि उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और यही कारण है कि आज पूरे देश के अंदर, पूरे नहीं, अब देखिए रविंद्र जी, अखिलेश यादव नहीं बोले होंगे, लेकिन वर्मा जी तो बोल रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई आप सरकार में, उनको लगाइए, उन पर एक्शन करिए आप। उन्होंने तो कहा ना कि कौन रोक रहा है। अखिलेश नहीं बोला होगा, वर्मा जी तो बोल रहे हैं ना भाई, तो कम से कम वर्मा जी की बात तो माने कि हाँ वो बोल रहे हैं खुलकर। अभी तो बात नहीं, ठीक है, अखिलेश ने नहीं बोला, लेकिन कम से कम वर्मा साहब तो बोल रहे हैं ना कि हाँ भाई सरकार करे, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। बहरहाल चलिए, नहीं, अच्छा है कि अभिनंदन के पात्र हैं इस बात पर वर्मा साहब। श्री प्रकाश जी अध्यक्ष का बयान आना चाहिए। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए बहुत सारे मामलों पर नहीं बोलते हैं ना, वो उनका अपना एजेंडा है, अपने तरीके से अपनी बात रखते हैं। वर्मा जी तो अपनी बात अपने तरीके से पार्टी स्तर पर भी रखेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर भी रखेंगे। मामले में बोलना उनका ठीक नहीं। ठीक है, वोटों की राजनीति। ठीक है श्री प्रकाश जी, आज दो पहलू हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर सवाल यह है कि क्या आपको खुद, चूंकि आप उस पेशे में रहे हैं, उस पद को आपने संभाला है, उस सिस्टम का आप हिस्सा रहे हैं, विशेष सत्र बहुत डिमांडिंग है क्या, जरूरत है क्या? हालांकि यह राजनीतिक मांग है, राजनीतिक उनका विषय है और उनका अधिकार भी है, लेकिन उस बीच में अधिकारी काम नहीं कर रहे, हम उनके भरोसे छोड़ नहीं सकते प्रदेश की जनता को। यह कहने का मतलब क्या है? इसके पहले किसके भरोसे चलती थी व्यवस्थाएं? क्या सारा काम नेता ही करते हैं, जनप्रतिनिधि ही करते हैं? देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था जो है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है जी, भारत के संविधान में दिया हुआ। ये विचार मेरे ख्याल से उसके अनुरूप नहीं है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है उसके हाथ पैर ये सरकारी तंत्र ही है। और इस वक्त जो इन्होंने उदाहरणीय बहादुरी दिखाई है, सब जब लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही किसी कोरोना के पेशेंट के पास जाएं, जी रात दिन ये लगे हुए हैं, बल्कि ओवर टाइम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं तो बिल्कुल टच में हूँ, मैं बहुत ही एक्टिव सर्विस में रहा हूँ, नगर विकास में भी रहा हूँ, ऐसे उसमें रहा हूँ जो हरदम फील्ड का जॉब रहा है। 12-12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक जग के लोग जा रहे हैं, इस बात की परवाह किए हो कि उनको संक्रमण हो सकता है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका ही परिवार है। और ये तो विश्व इसको मान रहा है कि हिंदुस्तान ने, भारत ने जो अपना दिखाया है पहल, वो अद्वितीय है। हम लोग खुद पहले डर रहे थे कि शायद कुछ ऐसे लोगों के बयान आए थे कि साहब करोड़ों की संख्या में यहाँ पे संक्रमण हो जाएगा और लाखों की संख्या में लोग मर जाएंगे। विश्व में सबसे कंफर्टेबल स्थिति में भारतवर्ष है इस वक्त, जो बहुत ही प्रगतिशील देश है और उन्नतशील देश है और उन्नत देश है,
उनकी हालत आपने देखी क्या हालत है। और कहीं भी पूरे विश्व में आप देखें कहीं कोई सत्र नहीं बुलाया गया, न इस तरह की मांग कहीं उठी है। दूसरी चीज कि जो आप देखें कि बहुत से देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जी। हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे भारतवर्ष में सब आदमी इतना धैर्य मैंने कभी नहीं देखा। ये एकजुटता बड़ा अच्छा संकेत है और ये भविष्य में किसी भी आने वाले संकट के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि हमारे देश के लोग एक काल पे और ऐसे संक्रमण के काल में और ऐसे आपातकाल में कितने एका दिखा के कितने अनुशासित हो सकते हैं, ये मानने वाली बात है। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसका काम, आप जब सत्र चलता है, सत्र में विधायिका का काम विधायन करना है, कानून बनाना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो ब्यूरोक्रेसी ही करती है, बिल्कुल सरकारी तंत्र ही करता है। भारत के संविधान में यही प्राविधान है और हमेशा चाहे जब भी जो डिजास्टर रहा हो तो सरकारी कर्मचारी ही काम करते हैं ना, तो उनको हतोत्साहित मत करिए। ये मत कहिए कि सरकारी तंत्र के भरोसे छोड़ गया। भरोसा कोई अपने आप में रोंगोस तंत्र थोड़ी ना है। संविधान के अंदर दी गई व्यवस्था है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, सब लोग सेवक हैं, इसी समाज से आते हैं। ये तो श्री प्रकाश जी आपने बड़ी बात कह दी और संविधान का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया, कुछ दिन पहले बहुत सारे संविधान को बचाने वाले उसके पुरोधा मार्केट में थे अलग अलग जगहों पर, लेकिन आजकल वो नहीं दिख रहा है। लेकिन आज पॉलिटिकल व्यक्ति अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो उसको हम क्या माने? जब बताइए हेमराज वर्मा साहब, छोड़ दीजिए शुक्ला जी की बात, वो आपको भ्रमित कर रहे होंगे, मैं भी भ्रमित कर रहा हूंगा, अब श्री प्रकाश जी भी भ्रमित कर रहे हैं क्या? संविधान को सबसे ज्यादा मानने वाले और उसको बचाने की कुछ दिनों पहले लड़ाई लड़ने वाले अखिलेश यादव आज उसी संविधान की भावना के खिलाफ इन अधिकारियों पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी सरकार होती तो क्या आपके नेता ही जाकर काम करते क्या? ये अधिकारी, ये वर्ग काम नहीं करता और आज भी या क्या कर नहीं रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि इनके भरोसे छोड़ नहीं सकते, तो किसके भरोसे छोड़ दें? देखिए अतुल जी, पहले मैं शुक्ला जी की बात को, उनकी जो बात की उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जो बात कही, मैं शुक्ला जी से जानना चाहता हूं पहले, बाद में मैं श्री प्रकाश जी की बात के पक्ष का जवाब दूंगा। ठीक है। शुक्ला जी बताएं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने कब ये कहा कि कोरोना से जो लड़ रहे हैं उनके ऊपर पत्थर बरसाने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बताएं, इनको बताना चाहिए इस बात को। कब उन्होंने कहा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कब उनका समर्थन किया? पहले ये बताएं इस चीज को। ये भ्रमित ना करें, ये छिप नहीं सकते, अपनी नाकामियों को छिपा नहीं सकते, एक जवाब देना पड़ेगा। हेमराज आऊंगा शुक्ला साहब, एक मिनट जरा बात तो पूरी कर लेने दे। जी मैं दे रहा हूं। शुक्ला जी एक मिनट, पहले वर्मा जी साहब को पहले बात पूरी कर लेने दे। वर्मा साहब आपके सवाल का मैं जवाब ले लूंगा, अब जो मैंने पूछा था उसका जवाब दे दीजिए। आप शायद भ्रमित हो गए, मैंने प्रश्न नहीं पूछा था। शुक्ला जी से आपने वो प्रश्न पूछ लिया जो आपके मन में था। जो श्री प्रकाश जी पूछ रहे हैं वो बता दीजिए ना सर। जवाब दे रहा हूं, हाँ जल्दी से। मैं श्री प्रकाश जी की बात का मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए श्री प्रकाश जी की बात तो बड़े वरिष्ठ IAS हैं और सब कुछ सरकारें उन्होंने देखी है, बहुत कुछ देखा है, बहुत व्यवस्थाओं से भली भांति परिचित है। लेकिन जिस तरह से विधायिका है, जिस तरह से विधानसभा है और विधायक लोग चुन के जाते हैं, अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं और उनको जनता से सीधे उनका संवाद होता है, तो आज विपक्ष की बात को छोड़िए, आपके विधायक आपकी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, आप उनको जवाब दीजिए कि अधिकारी कितना कैसा काम कर रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, वो सीधे उंगली उठा रहे हैं। आप अपने विधायकों को संतुष्ट करिए। ये स्थिति दूसरे प्रदेशों में नहीं है, उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है कि जहां पर सत्ता पक्ष के विधायक ही संतुष्ट नहीं है। तो इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवश्यकता महसूस की कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और माननीय हमारे सत्ता पक्ष के जो विधायकगण हैं उनकी बात को भी सुना जाए और विपक्ष के जो नेतागण हैं, विधायक हैं, उनकी बात को भी सुना जाए, उनके सुझाव लिए जाएं और उन सुझावों को अमल किया जाए, क्योंकि कोरोना की जो लड़ाई है ये लग रहा है कि लंबी चलने वाली है। तो इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ठीक है, अब मेरी समझ में आया। असल में सर मुझे थोड़ा देर में समझ में आता, अब मुझे समझ में आया कि असल में जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो खुश नहीं है, इस वजह से अखिलेश यादव ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
बताइए शुक्ला जी, अब क्या गलत किया अखिलेश ने? आपके खुद के विधायक खुश नहीं है, इसलिए अब देखिए विपक्ष के नेता को आना पड़ा कि बताइए भला ऐसे कैसे चलेगा, हम तो थे ही नहीं खुश, अब आपके अपने भी खुश नहीं है। और पत्थरबाजों वाला भी जवाब दे दीजिएगा कि अखिलेश ने कब समर्थन किया है भाई, जो पूछा था वर्मा साहब ने, जवाब दीजिए। नंबर 1, अखिलेश जी ने कब उनके विरोध में बोला, कब कहा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए? एक बात। दूसरी बात, उनको खुल करके इस मामले में आना चाहिए था, नहीं आए, बल्कि मौन स्वीकृति है इन चीजों की, ये सब लोग जानते हैं। नंबर 2, हेमराज जी, आप मुझे बोलने देंगे? आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। देखिए, आपका चरित्र यही है कि आप हल्ला बोलते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं, ये आपका चरित्र है। और जब आप पूरी बात तो होने दें, आप चुप नहीं सकते। हेमराज जी, मुझे पूरी बात होने दीजिए। हेमराज जी, मेरी बात होने दीजिए। बोलिए बोलिए सर, शांत हुए, बोलिए। आप इस तरह का ये उचित व्यवहार नहीं है आपका। अब मैं एक बात मैंने ये कही, दूसरी बात ये कि भैया अकेले अधिकारियों के ऊपर कब है? अरे फिर आप बोलने लगे। अरे सर, सिर्फ सवाल ही नहीं पूछा जाता है वर्मा साहब, जवाब भी लिया जाता है भाई। अरे एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट। वर्मा साहब, सिर्फ सवाल ही नहीं पूछा जाता भाई, सवाल का जवाब भी आता है ना, जवाब भी लिया जाता है। आप डिबेट में उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, आप विशेष सत्र बुलाकर वहां पर क्या करने देंगे? इसी से अंदाजा आप लगा लीजिए, यही बात तो कह रहे थे। बहरहाल बोलिए शुक्ला जी, बोलिए। ऐसा है, मैं कोई भी उत्तेजना नहीं करना चाहता, इसलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में कुछ बातें कर रहा हूं। एक बात तो हमने आपसे वो प्रश्न करी, उसका जवाब दे दीजिएगा। दूसरा, प्रदेश में चुनी हुई सरकार है, पूर्ण बहुमत की, 2/3 बहुमत की सरकार है, वो सरकार सारा प्रबंधन कर रही है, तो भैया अकेले अधिकारियों के ऊपर कहां से है? दूसरी बात, यही अधिकारी सारे विधायकों के साथ मिलकर के हर जगह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जरा अपने विधायकों से कह दीजिए निकल करके वहां कोऑर्डिनेट करें, अधिकारियों को सहयोग अरे नहीं भाई, लॉकडाउन लगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं शुक्ला जी? नहीं शुक्ला जी, अब ऐसा करेंगे तो वो निकल आएंगे, फिर आप कहेंगे लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा लॉकडाउन की पालना तो कराना होगा ना सर। नहीं, सुनिए अतुल जी, लॉकडाउन के बाद, अतुल जी, लॉकडाउन के बाद भी सारे जिलाधिकारी विधायकों के साथ मिलकर के उनसे परामर्श करके काम कर रहे हैं। सारे नगर पालिका मेयर बाकी सबके साथ काम कर रहे हैं। इसके यहाँ तक कि वार्ड के जो सभासद हैं उनको भी काम में उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, मैं तो देखता हूँ सारे लोग मैदान में हैं, उनको सारी व्यवस्थाओं के साथ। लॉकडाउन में सब लोग हैं, लेकिन जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, गांव घरों में खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी सभासदों के कहा गया कि जो भूखा दिखे उसे बताओ। कंट्रोल रूम खोले गए हैं, उन कंट्रोल रूम से सारी जगह व्यवस्था की जा रही है, टेलीफोन नंबर दिए गए हैं कि इन कंट्रोल रूम पे आप बताइए। ठीक है शुक्ला जी, एक लाइन में एक सवाल सर मैं पूछ रहा हूं, सिर्फ एक लाइन में, उसके बाद मैं श्री प्रकाश जी के पास जाऊं। शुक्ला जी, आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश का विशेष सत्र बुलाने का जो मामला है वो सिर्फ एक बहाना है, हंगामा मचाना मकसद है, अधिकारियों पर सवाल उठाकर क्या दिखाना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? एक लाइन में कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, एक लाइन में। सही बात यह है, और इनका उद्देश्य निश्चित रूप से पावन नहीं है, इनका उद्देश्य गिल्टी कॉन्शियस है, इनका उद्देश्य निश्चित रूप से इसके पीछे षड्यंत्र की बू आ रही है। ठीक है, ये आरोप लगा रहा हूं। श्री प्रकाश जी, एक सवाल आपसे, उसके बाद वर्मा साहब मैं आपके पास आ रहा हूं मैं वर्मा साहब और शुक्ला जी आप लोगों के पास आऊंगा। श्री प्रकाश जी, आपसे मेरा सवाल है, आपने कहा कि ये संवैधानिक भावना के खिलाफ है। बोल रहे हैं, अच्छा, जवाब दे नहीं पा रहे, आप जवाब दीजिए। अब वर्मा साहब, जवाब तो आप भी नहीं दे पा रहे हैं ना, जवाब तो आप भी नहीं दे पा रहे हैं, आपको उनका जवाब संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है आप कह रहे हैं
वो आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहे और आप मुझे नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, एक सीधे सीधे जवाब मिलेगा ना सर, जवाब मिलेगा, अभी एक एक करके मिलेगा जवाब। ठीक है, आप भी जवाब दीजिए, वो भी देंगे। श्री प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी, मेरा आऊंगा सर, जब आऊंगा तब, वर्मा साहब आऊंगा तब सर, प्लीज जब आऊंगा आपके पास अपनी बात रख लीजिएगा। श्री प्रकाश जी देखिए इंतजार कर रहे हैं। श्री प्रकाश जी, आपने कहा संविधान ने हमें अधिकार दिया, यानी अधिकारियों को, उनकी भी उसमें पूरी विस्तृत ब्यौरा है कि उनको क्या रोल है, उस पद पर हैं तो क्या करना है। ऐसा तो नहीं है कि वो संविधान से ऊपर जाकर कुछ अलग से कर लेंगे। और आज के दौर में जो मांग रखी जा रही है और ये लाइन बोल दी गई कि अधिकारियों के भरोसे हम छोड़ नहीं सकते, तो इसके पहले की सरकार किसके भरोसे चलती थी? वही अधिकारी तो करते होंगे ना। और हतोत्साहित आपने कहा कि ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, हम तो असल में जनता के लिए कर रहे हैं, सब जनता के लिए ही करना चाहते हैं। श्री प्रकाश जी, संवैधानिक संरचना यही है भाई, जो रूल्स हैं, हाथ पैर तो अधिकारी ही है ना, कर्मचारी ही है ना। किस और व्यवस्था के, कहां से आसमान से कोई व्यवस्था आएगी? कहीं कोई और व्यवस्था प्रस्तावित है? इसी के जरिए काम होता है। हर सरकार ने किया है, पिछली सरकार ने भी किया है, ये सरकार कर रही, उससे पहली सरकार ने किया। किसी और के द्वारा काम कराते हैं क्या? अधिकारी ही काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी ही काम करते हैं, लोक सेवक ही काम करते हैं जी। तो उनकी इस बात पीठ थपथपानी चाहिए। अधिकारी भरोसे छोड़ने का मतलब एक निगेटिव कमेंट है, जैसे कोई बड़ा अत्याचार अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं जी। रात दिन सेवा में जुटे हैं, जान जोखिम में डाल के जुटे हुए हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और पूरे मानवता से भर के, फुल ऑफ ह्यूमन मिल्क जिसको कहते हैं जी। ऐसे ऐसे उदाहरण रोज आ रहे हैं कि आदमी अपने घर की परवाह न करके, अपने परिवार की परवाह न करके, जान की परवाह न करके जी इस महामारी से लड़ने में जुटा हुआ है, समाज की सेवा में जुटा हुआ है जी। तो उनको इनकरेज करने की जरूरत है। मगर ये कमेंट करना कि भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसका मतलब जैसे पूरा नाकारा तंत्र है या निरंकुश तंत्र है, इनके भरोसे छोड़ के बड़ा खतरा आ गया देश। देखिए ये बात तकलीफ वाली है। वर्मा साहब, इस बात को देखिए, आप भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि है, और आपका भी तालमेल होगा, आप लोग तमाम लोगों से मिलते जुलते होंगे। बहुत सारे लोगों में गड़बड़ियां होती हैं, अधिकारी वर्ग में, श्री प्रकाश जी भी मानेंगे, वैसे ही नेताओं में भी है, लेकिन बहुत सारा ज्यादा परसेंटेज है कि वो पूरा अपना डेडिकेशन देकर काम कर रहे हैं। उनके लिए यह कहना कि हम उनके भरोसे नहीं छोड़ सकते, ये आज के दौर में खासतौर पर उनका मनोबल तोड़ने वाला है। लेकिन मैं चाहूंगा श्री प्रकाश जी की बात जवाब देने से पहले आप जो बात शुक्ला जी ने कही है, एक लाइन में उसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना, और उसी बीच में अधिकारी आ गए। तो ऐसा तो नहीं है वर्मा साहब कि कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना और अधिकारी बन गए बहाना? बात कही है, उसका शुक्ला जी जवाब नहीं दे पाए। अरे आप तो जवाब दे दीजिए ना भाई, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं, वो आपके सवाल का जवाब नहीं देते हैं। अतुल जी मैं जवाब ही दे रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ जी। अतुल जी, हम लोग भी हमने जनता के जनादेश का सम्मान किया और सम्मान करते हैं, आपकी सरकार बनी। लेकिन जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, किसी प्रदेश में क्या ऐसा हुआ है जहां 200 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गए हो विधानसभा में? अब देखिए वर्मा साहब, एक मिनट, वर्मा साहब माफी के साथ रोक रहा हूं, एक मिनट सर, प्लीज सर, मेरी बात सुनिए। वर्मा साहब, मैं सब सुनना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम जिस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं हम उस पर रहे ना। मैं ये कह नहीं, अब आप देखिए, आप अगर ये आरोप मुझ पर लगाएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है सर। मैं बीजेपी के खिलाफ बोल दूं तो वो कहें कि नहीं आप गलत हैं, आपके खिलाफ बोल दूं तो वो आप कहें कि गलत है। नहीं, एक मिनट वर्मा साहब, वर्मा साहब, सच्चाई क्या है? सच्चाई सिर्फ आप तय करेंगे क्या? सिर्फ आप तय करेंगे सच्चाई? विशेष सत्र बुलाकर वहां भी हंगामा करेंगे, यहां भी हंगामा करेंगे? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है, एक मिनट सुनिए, वर्मा साहब सुनिए, चिल्लाएंगे तो आपसे अच्छा मुझे चिल्लाना आता है सर। सुनिए तो, अरे वक्त जाया मत करिए, सुनिए वर्मा साहब, अरे वर्मा साहब सुनिए, हंगामा मत करिए। विशेष सत्र बुलाकर भी वहां तख्तियां दिखानी है क्या?
यहां भी हंगामा करना है, वहां भी हंगामा करना है। वर्मा साहब, वर्मा साहब सुन लीजिए, वर्मा साहब, अरे जवाब दिलवाऊंगा जब आप चुप होंगे तब ना, जब आप चुप होंगे तब जवाब दिलवाऊंगा ना। जब आप धारा प्रवाह भाषणबाजी करेंगे अपने मंच के तरीके से तो कैसे जवाब मिलेगा? एक जवाब दिलवा दीजिए ना, एक जवाब दिलवा दीजिए अखिलेश यादव से, मुझे अखिलेश यादव से दिलवा दीजिए पत्थरबाजों पर जवाब। ट्वीट करवा दीजिए, करवा दीजिए ना, ट्वीट करवा दीजिए, ट्वीट नहीं करवाएंगे। वर्मा साहब सुन लीजिए, बहुत चिल्ला लिया आपने और आपकी वजह से मुझे चिल्लाना पड़ा। आपने 5 मिनट बर्बाद किया। अब थोड़ा सुनिए भाई, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए वर्मा साहब सुनिए, अरे वाह, अरे सुनिए तो सुनिए सुनिए सुनिए। आपको अपनी बात रखने का हक है ना, आपको भ्रमित करने का हक नहीं है। आपने कहा कि ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ कि 200 विधायक धरने पर बैठे। मैंने उस पर चर्चा की है, मैंने पूछा है बीजेपी से सवाल, हमने उठाया मुद्दा। आज उस मुद्दे को आप उठा रहे हैं तो मैं ये पूछ लूंगा ना कि ऐसा कब हुआ कि एक पार्टी में पिता पुत्र की लड़ाई चलती रही, ये कुर्सी मेरी है, तुम 6 साल के लिए निकलो, वो मेरी है 6 साल के निकलो। ये सारी चीजें आज का विषय नहीं है ना, उन पुरानी बातों को आज क्यों ले आ रहे हैं? मेरा प्रश्न यह है कि आपने 2 अच्छी बातें कही, आपने 2 अच्छी बातें कही या फिर टाइम पास करने लगे आप। वर्मा साहब, दुखती रख पे हाथ रखता हूं तो तकलीफ होती है, मुझे पता है, मुझे पता है भाई, अरे मुझे पता है तकलीफ होती है। अब आएगा ना 100 डायल पे, 100 डायल का और सड़क बनवाने का नतीजा सरकार को आपको दिया है, जनता ने दिया है। फिर चुनाव आएगा, चले जाइएगा। मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं सर? मेरे पास 1 घंटे का समय था, उसमें आपने 10 मिनट बर्बाद किए। बातों मुद्दे पर आप आइए ना, मुद्दे पर आप आइए। श्री प्रकाश जी ने मुद्दा उठाया, उसका जवाब आप दीजिए, छोड़ दीजिए शुक्ला जी को, उनकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। श्री प्रकाश जी को आपने कहा ना कि बड़े अधिकारी रहे हैं, एक्टिव अधिकारी थे और अभी भी हैं, उनके बात का जवाब आप दे दीजिए, मैं मान लूंगा। उन्होंने कहा कि आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप अधिकारियों को एक तरीके से जलील कर रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। कौन कर रहा है? वो डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, वो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन काम कर रहा है? जवाब दीजिए सर। अतुल जी सुनिए, हम माननीय यादव जी के सिपाही हैं और उन्होंने अधिकारियों के सरकार में किस तरह से उनसे काम लिया, किस तरह से उनसे व्यवहार रखा, ये कहीं छिपा हुआ नहीं है। माननीय राष्ट्र जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी काम कराते थे अधिकारियों से, जहां वो 22 महीने में एक्सप्रेस वे बना देते थे, आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, आप उन अधिकारियों से काम नहीं ले पा रहे हो। सत्ता पक्ष के विधायक अतुल जी, वर्मा साहब देखिए, आप जो है बहुत चालाकी से मुद्दे से भटका दे रहे हैं, आप बहुत चालाकी से मुद्दे से भटका दे रहे हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपको अगर जवाब नहीं देना है तो आप सरकार पर सवाल खड़े कर दें, आप अधिकारियों पर सवाल खड़े कर दें और उसके बाद भी कुछ ना हो तो आप एंकर पर सवाल खड़े कर दें। ये नहीं चलेगा सर, जनता समझती है, वो आपकी लफेबाजी सुनने के लिए नहीं बैठी है। नहीं, ये अधिकारी, इन्हीं अधिकारियों से अखिलेश काम करा लेते थे और आज कोरोना संक्रमण में अधिकारी मस्ती कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ये अधिकारी क्या मस्ती कर रहे हैं, मटनगस्ती कर रहे हैं? अखिलेश यादव काम करा लेते थे और योगी नहीं करा पा रहे हैं, ये अधिकारी मटनगस्ती कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? आपकी पार्टी के नेता ये कर रहे हैं? निश्चित नहीं कर पा जी। ये अधिकारी क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? वो अपने घर में मौज मस्ती कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, बहुत से अधिकारी का मतलब क्या होता है? अब ये बहुत शब्द कहां से आ गया? सुन लीजिए, नहीं, भ्रमित आप जितना करेंगे आप खुद फंसेंगे। शुक्ला साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्योंकि वर्मा साहब कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। वर्मा साहब, उनकी पार्टी की सरकार ने सृष्टि की रचना की थी, उसके बाद सृष्टि बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं, इनके सरकार में इनके मुख्यमंत्री प्रदेश के उस वक्त के वो काम करा लेते थे, आज अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। शुक्ला साहब जवाब दीजिए। इनकी पद्धति वही है, चाहे वो चाहे स्टेट गेस्ट हाउस काउंट हो या विधानसभा में खूना खच्चर हो,
ये सब इनका काम यही है। अरे वर्मा साहब, ये समय भी बर्बाद करते हैं, थोड़ा सुनने का और धैर्य जनता रखिए को ना। भी बर्बाद करते हैं। वर्मा साहब सुन लीजिए, समय बर्बाद आपने कर लिया, अच्छा कर लिया, कोई बात नहीं, वो आपको पता भी चला। सुनिए शुक्ला जी को सुनिए। इसीलिए कह रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, इसीलिए कह रहे हैं कि आप सत्र बुलाइए, सत्र बुलाइए, सत्ता पक्ष के। यहाँ तो आप डिबेट कर नहीं रहे हैं, यहाँ जब आप हंगामा कर रहे हैं तो वहां क्या करेंगे ये भी तो पता है ना। यही बात तो कह रहे हैं शुक्ला जी, उसका जवाब दे दीजिए। अब सुन लीजिए शुक्ला जी, सच्चाई वही नहीं है जो सिर्फ आप बोले, सच्चाई वही नहीं है जो सिर्फ अखिलेश बोले, सच्चाई और भी बहुत कुछ है ना। सुन तो लीजिए शुक्ला जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं श्री प्रकाश जी के पास जाऊं। देखिए हेमराज जी, आपसे निवेदन है, आप केवल इतना बता दीजिए कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है, जिसको श्री प्रकाश जी ने कहा हम विधायिका तय करती है, सरकार तय करेगी, ऐसे काम करना है। सारे अधिकारी उसी तरह से काम करने लगते हैं। आज जब एक वैश्विक युद्ध छिड़ा हुआ है, मानवता का युद्ध छिड़ा हुआ है, सारी मानवता खतरे में है, तब आप ये वोट का ट्रम्प कार्ड मत खेलिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेगी, पीढ़ियां माफ नहीं करेगी, आपका काले पृष्ठों पे नाम लिखा जाएगा। इस समय जनता जो चाहती है, एक मिनट उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में नाम हो रहा है। शुक्ला जी, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये सरकार का अपना निर्णय होता है, उनका अधिकार होता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजों का जवाब वाकई मिलना चाहिए। अगर विपक्ष की बात में इतना दम है और वर्मा साहब को लगता है कि आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे, विपक्ष की आवाज मीडिया भी नहीं सुन रहा जैसा उन्होंने कहा, तो कम से कम सत्र बुला ही लेना चाहिए, पता तो चले कि आखिर कौन कौन से मुद्दे वो उठाएंगे और कितने अधिकारी हैं, क्योंकि इनके नेता लिखते हैं कि अधिकारियों के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते। अब ये बैठकर कह रहे हैं कि बहुत सारे अधिकारी काम नहीं कर रहे, तो वो सब कुछ पटल पर आ जाए, एक मौका आपको देना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है और आज के दौर की ये जरूरत भी है। श्री प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे? क्या आप जो बात वर्मा साहब कह रहे हैं, विपक्ष के एक नेता के तौर पर जो मुद्दा, आऊंगा शुक्ला जी, सूची सौंप देना कौन से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है श्री प्रकाश जी, ये अभी भी मानने को क्यों तैयार नहीं? ये कहते हैं कि बहुत सारे अधिकारी काम नहीं कर रहे, फिर ये कहते हैं कि अखिलेश जी ने इन्हीं अधिकारियों से काम करवाया था, दिखाया था, तो ऐसा क्या हो गया कि अधिकारी वो भी आज के दौर में काम नहीं कर रहे? और अगर ये नहीं कर रहे तो जो भी आंकड़ा है, छोटा बड़ा, जैसा आप दे रहे, जैसा वो दे रहे, जैसा वो दे रहे, सरकार दे रही, विपक्ष बता रहा कि ये कमियां हैं, वो कौन लोग कर रहे हैं? किसी ग्रह से आए हुए लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग पदों पर स्थापित हो गए हैं इस वक्त? कौन कौन से ग्रह से बुलाया गया है उनको? आपने कहा, चूंकि आप अभी भी लगातार एक्टिव मोड में हैं। हाँ अतुल जी, देखिए बड़ी अजीब सी बात है, मैं 38 साल करीब रहा हूं सरकारी सेवा में और सिविल सर्विस में ही रहा हूं। यही अधिकारी हैं, सभी सरकारें आती हैं जाती हैं, एक से सिचुएशन आई, युद्ध की सिचुएशन आई, और ये जो सिचुएशन आई है, ये स्थिति तो विश्व में मेरे ख्याल से 125 साल बाद आई है। हाँ। 1908-9 में एक वैश्विक इस तरह का संकट उत्पन्न हुआ था जी, उतना तगड़ा कभी हुआ नहीं। तो सरकारी अधिकारी जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, इसको कैसे कहा जाए? दूसरा ये कि कहीं कोई ऐसा आदेश पारित हुआ या कोई प्राविधान इस वक्त ऐसा हुआ कि जिससे ये कहीं कहा गया हो कि जनप्रतिनिधियों को अपने काम से रोका जाता है। भाई उनको अपना काम करें, किसी ने रोका, किसी डीएम ने, किसी एसडीएम ने, किसी पुलिस ऑफिसर ने, किसी अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने, किसी माननीय विधायक, किसी माननीय सांसद की आज्ञा को मानने से या उनके निर्देश मानने से या उनके सुझाव मानने से इनकार किया हो, या उनको कहीं रोका गया हो कि आप अपना काम नहीं कर सकते, तो वो अपना मत दें, अपनी राय दें, सहयोग करें, कहाँ रोक? ठीक है श्री प्रकाश जी, मैं रोक रहा हूं सर, मैं रोक रहा हूं इसलिए कि समय नहीं है। वर्मा साहब, बहुत विनम्र तरीके से आपसे गुजारिश करूंगा, बहुत विनम्र तरीके से वर्मा साहब आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, समय मेरे पास नहीं है, इसलिए बहुत शार्प में कमेंट कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि अधिकारी
काम नहीं कर रहे या इनके भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, तो किसके भरोसे आप छुड़वाएंगे विशेष सत्र बुलाकर? इतना जवाब दे दीजिए। निश्चित जब विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो उसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायकों की बात को वो अपनी बात रखेंगे, तो उनकी बात को सरकार की कमियों को सत्ता पक्ष के विधायक बेहतर बता पाएंगे। विपक्ष तो बता ही रहा है। मैं ज्यादा बड़ी बात, मैं 1 मिनट लूंगा। बोलिए बोलिए सर, बोलिए 1 मिनट बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ सर। पूरे प्रदेश और देश की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पीलीभीत जिले की बात कर रहा हूँ, जहाँ के सांसद भी जो है ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, विधायक ज्ञापन दे रहे हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो मैं अपने पीलीभीत की स्थिति को जान रहा हूँ, तो आप पूरे जो है प्रदेश और देश की स्थिति को जानिए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अपने सत्ता पक्ष के विधायकों के सांसदों की तो सुन ले कम से कम। आज जो घरों में बैठे हैं, कोरोना जैसी महामारी में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि अधिकारी उनसे सलाह नहीं ले रहे हैं, अधिकारी उनसे परामर्श नहीं ले रहे हैं, इसके लिए चिंता जाहिर की। ठीक है वर्मा साहब, मैं रोक रहा हूं सर, माफी चाहूंगा, समय थोड़े कम है। बहुत जल्दी से शुक्ला साहब जवाब दीजिए। वर्मा साहब ने एक बात रखी है कि आप हम पर आरोप लगा सकते हैं यानी विपक्ष पर, लेकिन आपके अपने भी आपको बता रहे हैं कि कमियां हैं, तो क्यों ना विशेष सत्र बुला ही लें आप। ये रात में इनको सपना दिखाई देता होगा। सच तो ये है कि सारे विधायकों से पूछा जा रहा है। और दूसरी बात ये कि आप सीधे मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात करते? अब सीधे अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी को राय दें और जितने विधायक हैं वो सब राय दें। कौन सा ऐसा विधायक है जो मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकता? कौन सा ऐसा विधायक है जो मुख्य सचिव से बात नहीं कर सकता, अपर मुख्य सचिव से बात नहीं कर सकता? जिस तरह ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर परिवार को एक तरफ करके काम कर रहे हैं, इनका अभिनंदन जहां होना चाहिए वहां हतोत्साहन हो रहा है। इसकी निंदा होनी चाहिए, पूरा देश इसकी निंदा करेगा। समय आने चलिए, बहुत शुक्रिया शुक्ला साहब आपका, हेमराज जी आपका और श्री प्रकाश जी आपका। देखिए, मुद्दे दो थे, सवाल एक ही उठ पाया। सवाल यह था कि विशेष सत्र की अचानक से मांग की नौबत क्यों आई। विपक्ष का कहना है कि दरअसल हमारी तो सुनते ही नहीं, सत्ता पक्ष वालों की भी नहीं सुन रहे, तो सदन को बुलाना ही पड़ेगा, सत्र आना ही होगा। अब वहां सरकार को फैसला करना है क्योंकि ये उनका अधिकार है। लेकिन सवाल यह भी है कि उसमें क्या मुद्दे और कौन से मुद्दे उठाना वो चाहते हैं, और क्या वाकई इस प्रदेश का कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा, या प्रदेश अधिकारियों के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, तो काम करता कौन है? अधिकारी मतलब सिर्फ वो नहीं जो कि पंचम तल में बैठे हैं, वो नहीं जो कि राजधानी में ही पदस्थापित है। अधिकारी मतलब अधिकारी के साथ साथ काम करने वाला, उसका पूरी जो टीम है, एक एक कर्मचारी, उन सब पर यह सवाल उठ गया। यह मनोबल तोड़ने वाला है। उस वर्ग की तरफ से यह बात आई, लेकिन राजनीति करने वाले इन चीजों से बहुत वास्ता नहीं रखते। और उसके साथ ही चुनौती एक और भी होगी, जो कि अब तक मुद्दा राजनीतिक था, कि मजदूरों को ले आइए। अब जब मजदूर चले आएंगे तो राज्य इकाइयां औद्योगिक जो खुलने शुरू होने वाली हैं या डिमांड भी चल रही है, वहां काम कैसे होगा, इसको लेकर भी सरकार को अपनी रणनीति बनानी होगी। क्योंकि बदलते माहौल में राजनीति भले ना बदले, लेकिन मिजाज बदला है इंसान का। अब वो गांव वाला व्यक्ति जो कि शहर में काम कर रहा था, वो कहता है कि कुछ भी हो जाए अपने ही घर लौट जाएंगे, 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन गांव में ही बिताएंगे। तो अब औद्योगिक इकाइयों के लिए भी संकट है। नमस्कार।